जब सपने हकीकत से टकराते हैं तो एक नया इतिहास रचा जाता है। यह कहानी है एक ऐसे सफर की जिसने पूरे ऑटोमोबाइल उद्योग को एक नई दिशा दी। यह कहानी है आइशर मोटर्स की। 1950 के दशक का भारत एक ऐसा समय जब देश अपनी ही पहचान और ताकत को फिर से खोज रहा था। तब इसी भारतीय जमीन पर एक ऐसा सपना जन्म ले रहा था जो पूरे कृषि और उद्योग के लिए एक नया क्रांति लाने वाला था। भारत की आजादी से पहले एक सोहन लाल सेठ नाम के व्यक्ति जो विदेशी कंपनियों के उत्पादों को भारत में आयात करके बेचा करते थे, जिस कारण इनका व्यवसाय में लगाव और जुड़ाव बहुत गहरा हो चुका था और इनका दुनिया भर की अनेक विदेशी कंपनियों से अच्छा खासा पहचान भी हो चुका था। लेकिन यह एक ऐसे कंपनी की तलाश कर रहे थे जो तकनीकी क्षेत्र में कार्य कर रही हो। तब इनको आइशर ट्रैक्टर कारपोरेशन नाम की जर्मनी कंपनी के बारे में पता चलता है जो ट्रैक्टर बनाया करती थी। तब यह जर्मनी जाकर आइशर कंपनी से इंडिया में अपने ट्रैक्टर को निर्यात करने की डील साइन करते हैं और भारत वापस आकर साल 1948 में गुड अर्थ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की स्थापना करते हैं, जिसकी शुरुआत करने के लिए जर्मनी कंपनी भी अपना सहयोग देती है। इसी तरह 10 वर्षों का समय बीत जाता है। लेकिन जब 1960 के दशक में हरित क्रांति की लहर आती है तो भारत में ट्रैक्टरों का मांग बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। लेकिन जर्मनी कंपनी उतना ज्यादा ट्रैक्टर एक्सपोर्ट नहीं कर पा रही थी, जिस कारण यह भारत में ही ट्रैक्टर बनाने का फैसला करते हैं और साल 1599 में यह हरियाणा के फरीदाबाद में भारत का पहला ट्रैक्टर निर्माण उद्योग स्थापित करते हैं। हालांकि शुरुआती दौर में यह ट्रैक्टर बनाने के सारे सामान जर्मनी से ही आयात किया करते थे। भारत फैक्ट्री में सिर्फ इसे असेंबल करके बाजार में लाया जाता था। लेकिन धीरे धीरे यह ट्रैक्टर बनाने के सारे सामानों का भारत में ही तलाश करने लगे और यह अगले 2 वर्ष के भीतर ही ट्रैक्टर बनाने के 60% से ज्यादा सामानों को भारतीय आपूर्तिकारियों से ही खरीदने लगे। अब यह जर्मनी कंपनी के साथ अपना रिश्ता दूर करना चाहते थे। लेकिन इससे पहले इनको गुड अर्थ की स्थापना के समय जो जर्मनी कंपनी ने इनको सहयोग दिया था वह इनको वापस लौटाना था। जो पैसे यह जल्द से जल्द चुकाकर गुड अर्थ को स्वतंत्र रूप से भारतीय कंपनी बनाना चाहते थे। इसके ठीक 3 वर्ष के भीतर ही साल 1695 तक यह पूरा कर्जा चुकाकर गुड अर्थ कंपनी को एक स्वतंत्र कंपनी बना देते हैं और 1965 के बाद यह ट्रैक्टर बनाने के सारे सामानों को भारत में ही खरीदने लगे और जो सामान न मिलता उसका खुद निर्माण करने लगे। और फिर साल 1982 को यह अपने कंपनी का नाम गुड अर्थ से आइशर मोटर्स में बदल देते हैं। अब कंपनी का नाम आइशर मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड हो चुका था। तब 1982 के बाद यह हल्के और कम वजन वाले ट्रक बनाने भी शुरू कर दिए और 1986 में ग्रामीण और शहरी परिवहन के लिए मजबूत और टिकाऊ बसें बनाने लगे, जिस कारण इनकी बसें इतनी ज्यादा मजबूत और टिकाऊ होने के कारण ग्रामीण स्कूलों और सार्वजनिक जगहों पर इनकी बसें बहुत ही ज्यादा लोकप्रिय होने लगी। इसके बाद साल 1984 को यह इनफील्ड कंपनी जो मोटरसाइकिल बनाया करती थी उसे 10 करोड़ में खरीद लेते हैं। यह ब्रिटेन की 92 वर्ष पुरानी कंपनी थी, लेकिन भारत में होंडा और यामाहा जैसी बाइक कंपनियों की आने के कारण यह घाटे का सौदा करने लगी थी। इसी कारण इसे सिर्फ 10 करोड़ में इतने कम दामों में बेच दिया जाता है। अब आइशर मोटर्स जो सिर्फ बड़ी बड़ी गाड़ियां बनाया करता था अब 2 पहिया वाहनों के निर्माण में भी प्रवेश कर लेता है। अब रॉयल इनफील्ड आइशर मोटर्स का एक हिस्सा बन चुका था। मैंने कुछ देर पहले आपको बताया कि इनफील्ड भारत में घाटे का सौदा कर रही थी, इसलिए इसे बेच दिया गया। यानी कि अब दोबारा आइशर को इनफील्ड का भारत में पहचान बनाना था। अब यह भी इनफील्ड को खरीदकर समस्या पाल चुके थे। बाइक सेल ही नहीं हो रही थी और समस्याओं पर समस्या आने लगी थी। तभी साल 2003 कंपनी में एंट्री होता है सोहन लाल के बेटे सिद्धार्थ लाल का, जो इनफील्ड की पूरी जिम्मेदारी अपने सर पर ले लेते हैं। तब इनफील्ड बाइक बनाने में यह आते ही पहला बदलाव लाते हैं। 1990 से पहले इनफील्ड बाइक को बनाने में जो भी पुर्जे यूज किए जाते थे उन्हें दोबारा और बेहतर तरीके से मैन्युफैक्चरिंग किया जाने लगा। लेकिन ऐसी बाइक बाजार में उतारने के बाद भी यह उसे ऐसी पहचान नहीं दे पा रहे थे। लेकिन इनको यह भरोसा था कि यह कंपनी आगे चलकर भारत में बहुत बड़ी पहचान बनाएगी। तब सिद्धार्थ लाल एक बड़ा फैसला लेते हैं जो पूरी कंपनी में टर्निंग पॉइंट ला देता है। इंटरमिशन होता है ना, वही आ चुका था। यह अपने सबसे पुराने बिजनेस बस
ट्रैक्टर और ट्रक को बेचने का निर्णय करते हैं और साल 2005 में अपने ट्रैक्टर का एक बड़ा हिस्सा भारत की ही टफे नाम की कंपनी को बेच देते हैं और फिर साल 2008 में अपने बस और ट्रक के बिजनेस को स्वीडन की वोल्वो कंपनी के साथ ज्वाइंट वेंचर स्थापित करते हैं। इसका मतलब इसका पूरा कारोबार दोनों मिलकर संभालेंगे। ज्वाइंट वेंचर का नाम VE कमर्शियल व्हीकल रखा गया। इसमें 54% आइसर मोटर्स का और 46% वोल्वो ग्रुप का हिस्सेदारी था। अब वोल्वो और आइसर दोनों मिलकर इस बिजनेस को संभाला करते थे और अभी भी वही दोनों मिलकर संभाल रहे हैं। अब तो इनको अपने बाकी के व्यवसायों से छुट्टी मिल चुका था, यानी कि अब ये पूरा फोकस रॉयल इनफील्ड बाइक को इम्प्रूव करने में कर सकते थे और वही करते भी हैं। बाइक की डिजाइन को मॉडिफाई करने लगते हैं और साथ ही आवाज करने वाला साइलेंसर और इंजन का उपयोग करते हैं जो उस बाइक को एक अलग यूनिक बनाए। और फिर साल 2009 में क्लासिक 350 और 500 सीसी की बाइक लॉन्च करते हैं जो बाजार में चलती तो है लेकिन इनको उतना पहचान नहीं दिला सकी जितना कि 1990 में खो चुकी थी। फिर भी यह तो एक शुरुआत था, अभी तो पूरा आगे का गेम बचा हुआ था। अब ये रॉयल इनफील्ड के ऊपर एक बड़ी रिसर्च करने लगे। यह रॉयल इनफील्ड को एक लाइफ टाइम ब्रांड बनाना चाहते थे जिसमें यह अपना जी जान लगा देते हैं, अपना पूरा एफर्ट्स डाल देते हैं और जुट जाते हैं इसको एक बेहतर ब्रांड बनाने के लिए। फिर साल 2016 में क्लासिक सीरीज और एक अनोखी डिजाइन के साथ हिमालयन बाइक को बाजार में पेश करते हैं। इसके साथ ही यह अपने दोनों बाइकों का ब्रांड प्रमोशन एक्टर्स के साथ करवा देते हैं जिससे इनके बाइक की बहुत ज्यादा क्रेज बढ़ जाती है। यह अपने 1990 में खोए हुए पहचान का कई गुना ज्यादा पहचान पा चुके थे और जब तक इसका क्रेज चल ही रहा था तभी 2018 में यह 650 सीसी के साथ इनफील्ड बाइक को बाजार में लाते हैं और इसका भी ब्रांड प्रमोशन करवाते हैं जिससे पूरे बाइक में पूरे इनकी पहचान देश भर में बन जाती है। लेकिन सिर्फ भारत ही नहीं, यह अपने पूरे विदेशों में भी बाइक को फैलाने का निर्णय करते हैं और इसमें इनकी मदद स्वीडन की वोल्वो कंपनी करती है। इसके बाद तो आइसर मोटर्स के कमाई का ज्यादातर हिस्सा इनफील्ड ब्रांड से ही आने लगा और अभी 2024 तक यह इनफील्ड के पूरे 9 मॉडल मार्केट में उतार चुके हैं। साथ ही अप्रैल 2025 में यह इलेक्ट्रिक बाइक भी लॉन्च करने वाले हैं और अभी 2024 की अप्रैल जून डेटा के अनुसार इनफील्ड की पूरी ब्रांड वैल्यू 131 मिलियन US डॉलर या 1000 करोड़ रुपए है। मैं रॉयल इनफील्ड के बारे में बताने लगा, इसका मतलब यह नहीं कि आइसर मोटर्स पूरा इनफील्ड पर ही डिपेंड है। इसके और भी हमने आपको पहले बताया था कि वोल्वो के साथ ज्वाइंट है, यानी कि वोल्वो में भी यह अपना शेयर करती है, वोल्वो में भी मैन्युफैक्चरिंग में साथ देती है और साथ ही इसमें भी अपनी गाड़ियां निकालती है। आप आइसर की बहुत सारी गाड़ियां देखे होंगे, बस, ट्रक, LP 704 और भी कई तरह की गाड़ियां। आइसर मोटर्स इलेक्ट्रिक ट्रक को भी बाजार में ला चुकी है जो 5 टन तक के वजन को संभाल सकता है। यह भारत की सबसे लंबी इलेक्ट्रिक इंटरसिटी बस भी ला चुके हैं जो पूरे 13.5 मीटर लंबी है। साथ ही वोल्वो भी अपने बहुत सारे वाहनों को इंडिया में लॉन्च की है जैसे रोलर, बस और भी कई तरह की गाड़ियां आप वोल्वो कंपनी की भी देखे होंगे। अभी आइसर मोटर्स का पूरा मार्केट कैप 15 बिलियन डॉलर का है, लेकिन अगर हम इसके रियल संपत्ति की बात करें इसका मतलब कि वह अपने पूरे कर्ज चुका दे जो उसके वह कर्जे लिए हैं तो उसके पास उसके खुद के कितने पैसे बचेंगे वह हैं 2.26 बिलियन डॉलर। अभी सितंबर 2024 की डेटा के अनुसार इनके एक शेयर की प्राइस 4855 रुपए है और साथ ही इनके पूरे संपत्ति का 60 से 70% हिस्सा रॉयल इनफील्ड कमाकर इनको देता है। तो ये रहा पूरे आइसर मोटर्स की कहानी जो देश के साथ साथ अपना भी ग्रो करते जा रही है। नेक्स्ट वीडियो आपको किस कंपनी पर चाहिए और इस वीडियो में आपको बेस्ट पार्ट कौन सा लगा और बुरा पार्ट कौन सा लगा इसे कमेंट में जरूर बताएं ताकि मैं आगे अपना इंप्रूव कर सकूं, आपको एक बेस्ट से बेस्ट वीडियो आपको इन्फॉर्मेशन दे सकूं। और इसी प्रकार की नॉलेज एंड बिजनेस स्टडी इन्फॉर्मेशन वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नए कंपनी के साथ।